द फनल इफेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे आर्किटेक्चुरल पैटर्न की गहराई में उतर रहे हैं जो बाहर से तो बहुत टेक्निकल लगता है, लेकिन असल में हमारी डिजिटल जिंदगी को चला रहा है। क्यू बेस्ड लोड लेवलिंग। और हमारी ये सारी जानकारी माइक्रोसॉफ्ट के अज्योर आर्किटेक्चर सेंटर से ली गई है। हाँ, और हमारा मिशन है ये समझना कि जब किसी ऐप या वेबसाइट पर अचानक हजारों लाखों लोग आ जाते हैं तो वो क्रैश होने से कैसे बचती है। और हम कोशिश करेंगे कि इस जटिल विषय को एक दिलचस्प बातचीत में बदल दें। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसे समझने के लिए एक सुपरमार्केट की कल्पना कीजिए। सब कुछ आराम से चल रहा है, एक कैशियर अपने काउंटर पर काम कर रहा है और फिर अचानक टूरिस्टों से भरी 3 बसें आ जाती हैं और सब के सब एक साथ चेकआउट के लिए पहुंच जाते हैं। क्या होगा? जाहिर है पूरी तरह से केओस। बिल्कुल, और यही केओस डिजिटल दुनिया में हर रोज होता है। टेक्निकल भाषा में हम इसे कहते हैं इंटरमिटेंट हैवी लोड्स। इंटरमिटेंट हैवी लोड्स। हाँ, जब किसी सर्विस पर उसकी क्षमता से ज्यादा रिक्वेस्ट्स एक साथ आ जाती हैं तो वो या तो बहुत धीमी हो जाती है या पूरी तरह से जवाब देना बंद कर देती है, जिसे हम क्रैश होना कहते हैं। इससे यूजर का एक्सपीरियंस खराब होता है और बिजनेस का भी नुकसान होता है। सोर्स में इसे सर्विस को बड़ी संख्या में समवर्ती अनुरोधों से भर देना कहा गया है। हाँ। मतलब फ्लडिंग अ सर्विस। सुपरमार्केट वाली बात बिल्कुल सटीक लगती है। हाँ। एक अकेला कैशियर 100 लोगों की भीड़ को एक साथ नहीं संभाल सकता, सब कुछ ठप पड़ जाएगा। और ये जानना भी जरूरी है कि यह समस्या सिर्फ यूजर के सामने दिखने वाले ऐप्स तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, एक बड़े सिस्टम के अंदर भी ऐसा होता है, जहां एक सर्विस दूसरी सर्विस को डेटा भेज रही होती है। अगर भेजने वाली सर्विस बहुत तेज है और पाने वाली सर्विस धीमी, तो वहां भी यही ट्रैफिक जैम लग जाता है। और इस तरह की मांग का अंदाजा लगाना तो लगभग नामुमकिन होता होगा। बिल्कुल। तो इस डिजिटल भगदड़ का समाधान क्या है? सुपरमार्केट वाली एनालॉजी पर वापस जाएं तो हम रातों रात 10 नए कैश काउंटर तो बना नहीं सकते। तो क्या करें? शायद एक मैनेजर को हायर करें जो लोगों को एक लाइन में लगा दे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। समाधान इतना ही सहज है। टेक्नोलॉजी में हम उस लाइन को क्यू कहते हैं। क्यू। हम काम भेजने वाले यानी टास्क और काम करने वाली सर्विस के बीच में एक क्यू लगा देते हैं। ओके। अब होता यह है कि टास्क और सर्विस एक दूसरे का इंतजार नहीं करते। इसे ही एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहते हैं। एसिंक्रोनस? हाँ, ये मैं तुम्हें फोन करता हूं और जब फ्री हो तब कॉल बैक करना के बीच का फर्क है। क्यू वाला सिस्टम दूसरे ऑप्शन की तरह है। अरे वाह, मतलब रिक्वेस्ट्स अब सीधे सर्विस का दरवाजा नहीं खटखटा रही, बल्कि बाहर एक लाइन में शांति से अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। एग्जैक्टली। तो क्यू एक तरह का बफर या वेटिंग रूम बन गया। एक वेटिंग रूम। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये दोनों हिस्सों को एक दूसरे से आजाद कर देता है। इसे हम डीकपलिंग कहते हैं। डीकपलिंग। सोचिए, ये एक रेस्टोरेंट के किचन जैसा है। वेटर, जो हमारा टास्क है, वो ऑर्डर लेकर किचन की खिड़की, जो हमारी क्यू है, उस पर रख देता है और दूसरे टेबल पर चला जाता है। हाँ, और दूसरे टेबल पर चला जाता है। उसे वहीं खड़े रहकर इंतजार नहीं करना पड़ता कि शेफ यानी सर्विस कब खाना बनाएगा। वेटर और शेफ दोनों अपना अपना काम अपनी अपनी रफ्तार से कर सकते हैं। मतलब वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। ये तो कमाल है। राइट। इसका मतलब तो ये हुआ कि सर्विस को मैनेज करने वाली टीम और ऐप बनाने वाली टीम भी एक दूसरे से ज्यादा आजाद हो गई। आपने इसके एक और गहरे फायदे को पकड़ लिया। और इससे भी बढ़कर सोचिए, अगर शेफ यानी हमारी सर्विस किसी वजह से 10 मिनट के लिए उपलब्ध नहीं है, शायद गैस खत्म हो गई, तब भी वेटर ऑर्डर लेना और किचन की खिड़की पे रखना बंद नहीं करेगा। जब सर्विस वापस ऑनलाइन आएगी तो वो वहीं से काम शुरू कर देगी जहां उसने छोड़ा था। ठीक है, तो सिस्टम क्रैश नहीं होगा, ये समझ में आया। पर क्या ये सिर्फ एक महंगा बैंडेज है? असल में इसके फायदे क्या हैं, सिवाय इसके कि चीजें टूटती नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ सिस्टम को बचाने से कहीं ज्यादा है। यहाँ बड़ा आइडिया ये है कि आप इमीडिएटी के बदले इनविंसिबिलिटी को चुन रहे हैं। तुरंत जवाब के बदले अजेयता? हाँ, आप इस जरूरत को छोड़ देते हैं कि हर काम का नतीजा फौरन मिले, और बदले में आपको एक ऐसा सिस्टम मिलता है जिसे ट्रैफिक से क्रैश करना लगभग नामुमकिन है। ये एक शानदार ट्रेड ऑफ है। तो इसके मुख्य फायदे क्या है? स्रोत 3 मुख्य फायदे बताता है। पहला है उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी। ओके। हमारे सुपरमार्केट में अगर कैशियर को 5 मिनट का ब्रेक भी लेना पड़े तो भी लाइन अपनी जगह खड़ी रहती है, कोई दुकान छोड़कर नहीं जाता, स्टोर खुला रहता है। मतलब ऐप यूजर से रिक्वेस्ट लेना बंद नहीं करता,
यूजर को कोई एरर नहीं दिखता। बिल्कुल। दूसरा फायदा है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी यानी बढ़ने की क्षमता। हाँ, अगर सुपरमार्केट में लाइन बहुत लंबी हो जाती है तो मैनेजर एक और कैशियर को बुलाकर दूसरा काउंटर यानी एक और सर्विस इंस्टेंस खोल सकता है, जो उसी लाइन उसी क्यू से लोगों को लेना शुरू कर दे। सही। डिजिटल दुनिया में भी यही होता है। अगर क्यू में मैसेज बहुत ज्यादा हो जाएं तो हम और ज्यादा सर्विस इंस्टेंस शुरू कर सकते हैं। और तीसरा फायदा हमेशा की तरह पैसों से जुड़ा होना चाहिए। हमेशा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फायदा है लागत नियंत्रण, कॉस्ट कंट्रोल। सोचिए, अगर आपको सुपरमार्केट में हर संभावित भीड़ के लिए तैयार रहना पड़े तो आपको 10 कैश काउंटर और 10 कैशियर 24 घंटे रखने होंगे। भले ही ज्यादातर समय दुकान खाली हो, ये तो बहुत महंगा पड़ेगा। बिल्कुल। इस पैटर्न के साथ आप सिर्फ औसत भीड़ के लिए स्टाफ रखते हैं। आईटी की भाषा में आपको पीक लोड के लिए नहीं बल्कि औसत लोड के लिए सर्वर खरीदने पड़ते हैं। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत में जबरदस्त बचत होती है। सोर्स में थ्रॉटलिंग का भी जिक्र है, ये क्या है? थ्रॉटलिंग का मतलब है जब कोई सर्विस अपनी सीमा पर पहुंचकर नई रिक्वेस्ट लेना बंद कर देती है। अच्छा। ये ऐसा है जैसे हमारा कैशियर कह रहा है, बस अब मैं और बिल नहीं बना सकता। क्यू बेस्ड पैटर्न ऐसा होने से रोकता है क्योंकि आप सर्विस पर उसकी क्षमता से ज्यादा बोझ डालते ही नहीं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर मुझे एक बात खटक रही है। अगर हम सारी रिक्वेस्ट्स को एक लाइन में खड़ा कर रहे हैं तो क्या हम बस समस्या को आगे नहीं धकेल रहे? वो लाइन कितनी लंबी हो सकती है? ये सबसे जरूरी सवाल है। ये कोई जादुई समाधान नहीं है, और अगर इसे ठीक से लागू न किया जाए तो आप सही कह रही हैं, क्यू खुद एक नई समस्या बन सकती है। तो किन बातों का ध्यान रखना होता है? पहली और सबसे जरूरी चीज है रेट कंट्रोल। रेट कंट्रोल। हाँ, आपको ये कंट्रोल करना होगा कि आपकी सर्विस क्यू से कितनी तेजी से मैसेज उठा रही है। हमारे सुपरमार्केट में लाइन मैनेजर को लोगों को कैशियर के पास एक स्थिर गति से भेजना होगा, न कि पूरी लाइन को एक साथ काउंटर पे धकेल देना है। एग्जैक्टली। वरना कैशियर फिर से परेशान हो जाएगा। मतलब आपने प्रॉब्लम को बस क्यू के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। समझ गए। और क्या? दूसरा पॉइंट है वन वे कम्युनिकेशन। मैसेज क्यू आमतौर पर एक तरफा रास्ते की तरह होते हैं। टास्क मैसेज भेजता है लेकिन उसे सीधे कोई जवाब नहीं मिलता। तो मुझे मेरा जवाब या रिसीट कैसे मिलेगी? लगभग वैसा ही जैसे आपने कहा। अगर टास्क को सर्विस से जवाब चाहिए तो आपको एक अलग मैकेनिज्म जैसे एक और रिस्पॉन्स क्यू बनाना होगा। यह सिस्टम को थोड़ा और जटिल बना देता है। और ऑटो स्केलिंग के बारे में क्या? मुझे लगा था कि वो तो अच्छी चीज होती है। यहाँ एक बहुत बड़ा पियाज है जिसे हम ऑटो स्केलिंग का जाल कहते हैं। मान लीजिए आपने एक नियम बनाया कि जैसे ही क्यू में 100 से ज्यादा मैसेज हों, 10 नई सर्विस अपने आप शुरू हो जाएं। हाँ, ये तो अच्छा लगता है, प्रॉब्लम को जल्दी हल करने का तरीका। लगता है, लेकिन ये उल्टा पड़ सकता है। सोचिए, हमारे सुपरमार्केट में मैनेजर ने लाइन लंबी होते ही 20 नए कैशेस बुला लिए, लेकिन उन सबके लिए क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन एक ही है। अब क्या होगा? ओह, वो 20 कैशियर्स उस एक मशीन के लिए आपस में लड़ने लगेंगे और काम पहले से भी ज्यादा धीमा हो जाएगा। बिल्कुल। आईटी की दुनिया में वो अकेली मशीन आपका डेटाबेस या कोई और साझा संसाधन हो सकता है। ऑटो स्केलिंग से आपने लोड लेवलिंग का मकसद ही खत्म कर दिया। बाप रे, मतलब एक समस्या को हल करने के चक्कर में आपने सिस्टम में एक नई और ज्यादा बड़ी बाधा खड़ी कर दी। बिल्कुल। एक और चिंता है, हमेशा पीछे रहना। क्या होगा अगर आपके सुपरमार्केट में लोग जितनी तेजी से बिलिंग करवा रहे हैं उससे ज्यादा तेजी से आ रहे हैं? लाइन कभी खत्म ही नहीं होगी, बल्कि बढ़ती ही जाएगी। हाँ, अगर ऐसा सिस्टम में लगातार होता है तो आपकी क्यू हमेशा बढ़ती रहेगी और सिस्टम कभी भी कैचअप नहीं कर पाएगा। आपको यह हिसाब लगाना होगा कि औसतन आपकी प्रोसेसिंग स्पीड आने वाली रिक्वेस्ट की स्पीड से ज्यादा हो। और मेरा आखिरी डर, क्या हमारा डेटा सुरक्षित है? मतलब अगर क्यू क्रैश हो जाए तो? ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है, डेटा लॉस। अगर आपकी क्यू सिर्फ मेमोरी में है और सिस्टम क्रैश हो जाता है तो सारे मैसेज खो सकते हैं। ओह नो। इसीलिए आपको एक पर्सिस्टेंट क्यू सिस्टम इस्तेमाल करना होता है जो मैसेजेस को डिस्क पर सेव करता है ताकि क्रैश होने पर भी वो सुरक्षित रहें। ठीक है, तो ये पैटर्न असल में किस तरह के एप्लीकेशंस के लिए सबसे सही है? ये उन सभी एप्लीकेशंस के लिए उपयोगी है जहां एक तेज प्रोड्यूसर और एक धीमा कंज्यूमर है और जहां काम का नतीजा तुरंत मिलना जरूरी नहीं है। जैसे कि बैकग्राउंड में होने वाले काम। बिल्कुल। जैसे वीडियो अपलोड होने के बाद उसकी प्रोसेसिंग, न्यूज़लेटर भेजने का काम या बड़ी डेटा फाइल्स को इंपोर्ट करना। और कहाँ इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? इसका इस्तेमाल तब बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब यूजर अपनी स्क्रीन पर तुरंत जवाब का इंतजार कर रहा हो। मतलब जहां मिनिमल लेटेंसी चाहिए। राइट। आप यूजर नेम की उपलब्धता जांचने के लिए उसे क्यू में नहीं डाल सकते या ऑनलाइन पेमेंट के नतीजे के लिए उसे इंतजार नहीं करवा सकते।
क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है जो इसे और साफ कर दे? हाँ, सोर्स में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। एक वेब ऐप है जो यूजर का डेटा एक बाहरी डेटा स्टोर में लिखता है। मान लीजिए हजारों यूजर्स एक साथ अपनी प्रोफाइल फोटो अपलोड कर रहे हैं। ये तो बहुत ही आम समस्या लगती है। हाँ, वेब ऐप के तो हजारों इंस्टेंस चल रहे हैं, लेकिन डेटा स्टोर शायद एक ही है। वो एक साथ इतनी सारी फाइल्स को लिखने के रिक्वेस्ट नहीं संभाल पाएगा और ओवरलोड हो जाएगा। तो समाधान क्या है? समाधान के तौर पर ऐप और डेटा स्टोर के बीच एक क्यू लगा दी जाती है। ऐप सभी फोटो अपलोड रिक्वेस्ट को मैसेज बनाकर क्यू में डाल देता है। हाँ, फिर एक अलग सर्विस जैसे कि एज्योर फंक्शन ऐप कुछ क्यू से एक एक करके मैसेज पढ़ता है। हाँ, और एक नियंत्रित दर पर फोटो को डेटा स्टोर में सेव करता है। ये फंक्शन ऐप एक गेटकीपर की तरह काम करता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि डेटा स्टोर पर कभी भी बहुत ज्यादा बोझ ना पड़े। ये तो बहुत स्मार्ट है। और ये सिर्फ एक अच्छा डिजाइन ही नहीं है, बल्कि ये एज्योर के वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क के 3 मुख्य स्तंभों से सीधे जुड़ता है: रिलायबिलिटी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और परफॉर्मेंस एफिशिएंसी। तो संक्षेप में क्यू आपके सिस्टम के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। बिल्कुल। ये अप्रत्याशित मांग के झटकों को झेलता है, उसे एक स्मूथ फ्लो में बदलता है, सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ाता है और पैसे भी बचाता है। बिल्कुल सही। और यहां से एक बड़ा विचार सामने आता है। ये पैटर्न सिर्फ एक तकनीकी समाधान नहीं है, ये डिजाइन के बारे में सोचने का एक अलग तरीका है। वो कैसे? ये हमें तत्काल प्रतिक्रियाओं की मानसिकता से हटा के इवेंचुअल कंसिस्टेंसी की ओर ले जाता है। इसका मतलब है कि हम ये स्वीकार करते हैं कि सिस्टम को अपडेट होने में थोड़ा समय लग सकता है, और ये ठीक है। अच्छा। तो हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, एक बार जब आप इस मानसिकता को अपना लेते हैं, तो आपके सिस्टम के और कौन से हिस्से इस बदलाव से लाभान्वित हो सकते हैं, जहां तत्काल जवाब की कोई जरूरत नहीं है। द फनल इफेक्ट देखने के लिए धन्यवाद।